नमस्कार। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा बुलेटिन न्यूज टॉप 9। इसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। टॉप 9 में सबसे पहले बात करेंगे बंगाल की चुनावी रण की। प्रधानमंत्री मोदी क्यों जा रहे हैं असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर? ममता सरकार को लेकर बीजेपी अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को क्या कहे अपशब्द? बंगाल की चुनावी सियासत से जुड़ी सभी बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 बैटल ऑफ बंगाल में। पीएम मोदी आज असम और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। हल्दिया में आज पीएम मोदी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बनाए एलपीजी टर्मिनल को देश को सौंपेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट के दोबी दुर्गापुर नेचुरल गैस पाइपलाइन का लोकार्पण करेंगे। पीएम हल्दिया में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने परिवर्तन रथ यात्रा के दौरान कहा कि 10 साल से बंगाल में तानाशाही की हदें पार की गयी। राज्य की जनता में गुस्सा है। ममता के प्रति बाहर की भीड़ देखकर मैं मानता हूं कि अब ममता सरकार इतिहास में दर्ज होने वाली है। परमिशन जनता देती है और जनता ने परमिशन दे दिया है। ये साफ स्पष्ट बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का स्वागत करने के लिए बंगाल की जनता आतुर है। पश्चिम बंगाल के मालदा में रोड शो कर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शक्ति प्रदर्शन किया। रोड शो में उमड़े जनसैलाब को देखकर नड्डा ने कहा कि चुनाव के बाद टीएमसी सरकार का जाना और बीजेपी का आना तय है। मालदा के बाद नड्डा शाहपुर में 3000 से ज्यादा किसानों के साथ सामूहिक भोज में शामिल हुए। ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को लेकर विवादित बोल बोले हैं और चुनौती दी है कि वो कहीं से भी चुनाव लड़ें, 50,000 से ज्यादा वोटों से हारेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व मेदिनीपुर शुभेंदु अधिकारी का गढ़ है और यहाँ आने वाले चुनाव में बीजेपी की हार होगी। ममता कैबिनेट में राज्य मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि अल्पसंख्यक लोग किसी पीरजादा या साहिबजादा के लिए वोट नहीं करेंगे, बल्कि लोग विकास देखकर वोट करेंगे। मतदान का मूल्य नोट से अधिक है। चौधरी ने कहा कि तृणमूल विभाजन की राजनीति नहीं करती। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट भी चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। आज दोनों पार्टियों की सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बैठक है। बैठक में लेफ्ट और कांग्रेस के बीच बंगाल चुनाव को लेकर सीटों के मुद्दे पर बात होगी। इससे पहले भी कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के बीच बैठक हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा के डुमुरजोला में आज तृणमूल कांग्रेस की रैली है। रैली में टीएमसी के कई बड़े नेता और मंत्री शामिल होंगे। वैशाली डालमिया, राजीव बनर्जी और प्रबीर घोषाल के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद डुमुरजोला में पहली रैली होने जा रही है। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी नेता भारती घोष ने टीएमसी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि टीएमसी राज्य में राज्य की माटी, जल, हवा और मनुष्य दूषित हो चुके हैं। भारती के मुताबिक राज्य में 10 साल से महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद महिलाओं की हालत में सुधार नहीं आया, इसीलिए राज्य की सरकार का बदलना जरूरी है। विधानसभा चुनाव से पहले कोलकाता के पुलिस कमिश्नर बदल दिए गए हैं। सोमेन मित्रा अनुज शर्मा की जगह कोलकाता के नए पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं। सोमेन मित्रा 1988 बैच IPS अधिकारी हैं। चुनाव के दौरान पहले भी सोमेन कोलकाता की कमिश्नर रह चुके हैं। अनुज शर्मा को ADG CID बनाया गया है। अपने असम दौरे को लेकर पीएम मोदी ने क्या कुछ किया ट्वीट? गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे कहां का दौरा और राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने के लिए कहां पास हुआ प्रस्ताव? देश की तमाम अहम खबरों के लिए दिखाते हैं टॉप 9 राष्ट्र। प्रधानमंत्री मोदी आज असम के दौरे पर जा रहे हैं। पीएम मोदी सोनितपुर में 2 अस्पतालों का शिलान्यास करेंगे और असोम माला कार्यक्रम लॉन्च करेंगे। असम में चल रही तैयारियों पर पीएम ने ट्वीट किया है कि असम में अपार उत्साह देखकर खुशी मिली। मैं इस बात से खुश हूँ कि एक बार फिर असम जाने का अवसर मिल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग का दौरा करेंगे। गृह मंत्री यहां बीजेपी सांसद नारायण राणे के मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगे। कल किसानों के चक्का जाम को देखते हुए गृह मंत्री ने अपना सिंधुदुर्ग दौरा एक दिन के लिए टाल दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या का दौरा करेंगे। सीएम राम जन्मभूमि परिसर में दर्शन के बाद भ्रमण करेंगे। योगी अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। अयोध्या को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की कवायद जोरों पर है। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी आज गुजरात दौरे पर निकाय चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। दौरे के लिए ओवैसी गुजरात के सूरत पहुंचे। ओवैसी भरूच और अहमदाबाद में रैली को संबोधित करेंगे। ओवैसी के साथ उनके गठबंधन पार्टनर भारतीय ट्राइबल पार्टी के मुखिया छोटू वसाव भी मंच शेयर करेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने पीएम मोदी को खत लिखकर राष्ट्रीय इस्पात निगम के विनिवेश पर दोबारा विचार करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि विशाखापट्टनम में RINL के विनिवेश की बजाय अन्य उपायों पर विचार कर कंपनी को दोबारा से ट्रैक पर लाने का प्रयास किया जाए।
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस समिति ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें राहुल गांधी को फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग की गई। सीएम भूपेश बघेल इसके प्रस्तावक बने और सभी जिला अध्यक्षों ने इस पर हामी भरी है। राहुल गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परिवार के साथ ताला कावेरी के दर्शन किए। ये धार्मिक स्थल कर्नाटक के जिले कोडागू में स्थित है। राष्ट्रपति ने मडिकेरी में जनरल थिमैया स्मारक म्यूजियम का उद्घाटन किया। इस युद्ध स्मारक का मुख्य आकर्षण पुराने हथियार और युद्ध की निशानियां होंगी। बिहार विधानसभा के 100 साल पूरे होने के मौके पर आज शताब्दी समारोह की शुरुआत होगी। सीएम नीतीश कुमार कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। समारोह में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। सुशील मोदी और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल होंगे। बिहार के महाराजगंज से बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के एमपी फंड से पैसे निकालने के मामले में पुलिस ने महाराष्ट्र के अहमदनगर से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गृह मंत्री अमित शाह के दखल देने के बाद ये कार्रवाई की गई। सिग्रीवाल के एमपी फंड से फर्जीवाड़ा कर 89 लाख रुपए दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे। राकेश टिकैत का सरकार को 2 अक्टूबर तक कृषि कानून वापस लेने का अल्टीमेटम। देश में आज कहां पर होगी किसानों की महापंचायत? लुधियाना के चक्का जाम में दिखे भिंडरावाले का झंडा। किसान नेताओं के बीच क्यों भरा मतभेद? किसान आंदोलन पर शरद पवार ने क्या कुछ कहा? हम आपको दिखाते हैं किसान आंदोलन से जुड़ी सभी बड़ी खबरें टॉप 9 किसान वर्सेस सरकार। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सरकार को 2 अक्टूबर तक तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद किसान आगे की रणनीति बनाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि हम सरकार के साथ बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन किसी दबाव में नहीं। उन्होंने कहा कि अब किसान अपने फौजी बेटों की फोटो लेकर आंदोलन में बैठेंगे। किसान आंदोलन को और मजबूत बनाने के लिए आज हरियाणा की चरखी दादरी में महापंचायत होगी। इसे किसान नेता राकेश टिकैत संबोधित करेंगे। इस महापंचायत में गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत कई किसान नेता मौजूद रहेंगे। राकेश टिकैत अब देश के अलग अलग हिस्सों में भी जाएंगे और वहां के किसानों को नए कृषि कानूनों से होने वाले नुकसान के बारे में बताएंगे। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में आज राष्ट्रीय लोकदल की किसान महापंचायत होगी। इसे आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी संबोधित करेंगे। इस महापंचायत में किसान संगठनों के अलावा दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं के भी पहुंचने की बात कही जा रही है। पंजाब के लुधियाना में किसानों के चक्का जाम के दौरान खालिस्तान समर्थक जर्नैल सिंह भिंडरावाले की तस्वीर लगे झंडे को लेकर सियासी घमासान मच गया है। बीजेपी नेता तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा ने कहा कि खालिस्तानी गैंग का पर्दाफाश हो गया। इस पर राकेश टिकैत ने सफाई देते हुए कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो गलत हुआ। जो चीजें प्रतिबंधित हैं वो नहीं लगनी चाहिए। दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं करने के फैसले पर किसान नेताओं के बीच मतभेद उभर आए हैं। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने 3 प्रदेश में चक्का जाम नहीं करने का ऐलान किया था। अब संयुक्त किसान मोर्चा के नेता दर्शनपाल सिंह ने इसे जल्दबाजी में लिया गया फैसला बताया। उन्होंने कहा कि अगर राकेश टिकैत और लोगों से बात करके बयान देते तो अच्छा होता। किसान आंदोलन पर शरद पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री समेत सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों को आगे आकर किसानों से बात करनी चाहिए। ऐसा करने से कोई रास्ता निकल सकता है। शरद पवार ने कहा कि सरकार किसान आंदोलन को बदनाम कर रही है, इसलिए अन्नदाताओं को कभी आतंकी तो कभी खालिस्तानी कहा जा रहा है, जो सही बात नहीं है। दिल्ली पुलिस की एसआईटी ने 26 जनवरी हिंसा मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान हरपाल सिंह उर्फ जॉनी, हरजीत सिंह उर्फ लक्की और धर्मेंद्र सिंह उर्फ काले के रूप में हुई है। सूत्रों के मुताबिक तीनों आरोपियों के मोबाइल से हिंसा के वीडियो भी मिले हैं। दिल्ली में 26 जनवरी को लाल किला हिंसा के मास्टरमाइंड की पहचान हो चुकी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इकबाल सिंह नाम के शख्स ने हिंसा की पूरी साजिश रची। उसने लाल किले के अंदर भीड़ जुटाने के साथ लोगों को भड़काया और लाहौर गेट तोड़ने के लिए उकसाया। इकबाल सिंह पर 50,000 रुपए का इनाम है, जिसकी तलाश जारी है। ब्रिटेन की बोरिस जॉनसन सरकार ने संसद में कहा कि कृषि सुधार भारत का अंदरूनी मामला है। दरअसल ब्रिटेन के कई सांसद किसान आंदोलन को लेकर सरकार से भारत पर दबाव बनाने की मांग कर रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली में 26 जनवरी की हिंसा पर भारत के रुख की भी तारीफ की। यूपी के गाजियाबाद में घर में घुसकर हुआ डबल मर्डर। दिल्ली में आग का तांडव। महाराष्ट्र में नौसैनिक को जिंदा क्यों जलाया गया, तो यूपी के बिजनौर में सरेआम हत्या के बाद फिल्मी स्टाइल में सरेंडर। देश और प्रदेश की सभी बड़ी खबरों के लिए दिखाते हैं टॉप 9 देश प्रदेश।
यूपी के गाजियाबाद के शताब्दीपुरम इलाके में एक शख्स ने घर में घुसकर 2 महिलाओं की धारदार हथियार से हत्या कर दी और 3 बच्चों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। मरने वालों में बच्चों की मां और उनकी ट्यूशन टीचर शामिल है। वारदात के बाद हमलावर आस मोहम्मद मौके से फरार हो गया। आरोपी का मृतक महिला के घर में लंबे समय से आना जाना था। दिल्ली के ओखला इलाके में आग का तांडव देखने को मिला। यहाँ हरकेश नगर मेट्रो स्टेशन के पास झुग्गियों में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते पूरी झुग्गियों में फैल गई। आग की चपेट में कुछ गोदाम भी आ गए। झुग्गियों में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। फायर ब्रिगेड की 23 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। हैदराबाद के कोटी इलाके में एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी भयंकर थीं कि उसने दूसरी दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कपड़ा दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। चेन्नई एयरपोर्ट से 30 जनवरी को अगवा किए गए नौसैनिक सूरज कुमार दुबे को बदमाशों ने 10 लाख की फिरौती नहीं मिलने पर महाराष्ट्र के पालघर में जिंदा जला दिया। बुरी तरह झुलसे नौसैनिक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। सूरज कुमार दुबे झारखंड के रहने वाले थे और कोयम्बटूर में INS अग्रणी पर तैनात थे। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। यूपी के बिजनौर में दबंगों ने सरेआम एक युवक की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। वारदात के बाद चारों आरोपी आधे घंटे तक पुलिस का इंतजार करते रहे। गिरफ्तारी के समय आरोपी पुलिस के सामने लोगों से चिल्लाकर कह रहे थे कि उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होना चाहिए। पुलिस इनके खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई कर रही है। MP की गुना में एक पुलिस कांस्टेबल ने वीडियो जारी कर अपने अधिकारियों पर फर्जी मामले दर्ज करने, रिश्वत लेने समेत कई आरोप लगाए हैं। उसने कहा है कि उसके सामने कोई न आए, नहीं तो वो गोली चला देगा। कांस्टेबल का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो फायरिंग कर रहा है। पुलिस ने कहा कि कांस्टेबल नीरज जोशी सर्विस राइफल लेकर फरार है। उसे जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यूपी के ग्रेटर नोएडा में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के चचेरे भाई और भाभी की हत्या के तार ग्वालियर से जुड़े हैं। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने ग्वालियर से 2 लोगों को हिरासत में लिया है। हालांकि ग्वालियर पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। इस हाई प्रोफाइल केस की जांच ग्रेटर नोएडा पुलिस की 4 टीमें कर रही हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में 60 साल के एक बुजुर्ग की बर्फ में जमने से मौत हो गई। वह 3 फरवरी को अपने घर से निकले थे। उनके नहीं लौटने पर जब उनके परिजनों ने खोजबीन की तो उनकी बर्फ में जमी लाश मिली। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों भीषण ठंड पड़ रही है जिससे लोग ठिठुरने को मजबूर हैं। भारी बर्फबारी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। कर्नाटक के मंगलुरु में एयर कस्टम्स ने एक शख्स से 464 ग्राम सोना जब्त किया है। शख्स के पास से मिला सोना पाउडर के फॉर्म में है और उसमें गोंद मिला हुआ है। बाजार में जब्त सोने की कीमत 31,73,920 रुपए है। उधर श्रीनगर में आतंकवादियों ने किस पर किया हमला, सुरक्षा बलों और पुलिस ने जम्मू में कैसे बड़ी आतंकवादी साजिश को नाकाम किया, वियतनाम और भारत की दोस्ती से बौखलाए चीन ने कहां पर तैनात किए मिसाइल, और अमेरिका और भारत के संयुक्त युद्धाभ्यास को लेकर तिलमिलाए चीन ने भारतीय मीडिया से कहा कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के चनापोरा एरिया में CRPF की 29वीं बटालियन पर आतंकियों ने कल हमला कर दिया। इस हमले में CRPF का एक जवान घायल हो गया। आतंकियों ने भारतीय सुरक्षा बलों पर श्रीनगर के नौगाम में खुलेआम फायरिंग की। आतंकी की धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है। घाटी में सुरक्षा बलों की सख्ती से आतंकी बौखलाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बड़ी साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। जम्मू में लश्कर मुस्तफा के टॉप कमांडर हिदायतुल्लाह मलिक को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया है। हिदायतुल्लाह कार में सवार होकर जा रहा था। चेकिंग के दौरान गाड़ी रोकने पर उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में वो पकड़ा गया। हिदायतुल्लाह शोपियां का रहने वाला है। सीमा पार से पाकिस्तान हर दिन नई साजिश रचता है। पाकिस्तान की सीमा से सटे पंजाब के गुरदासपुर जिले में कल शाम 7 से 8 बजे के बीच BSF की पहाड़ीपुर पोस्ट समेत 3 जगहों पर ड्रोन दिखाई दिए। भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे ड्रोन को देखते ही BSF ने कई राउंड फायरिंग की। ये लगातार दूसरा दिन था जब पाकिस्तान की ओर से ड्रोन भारतीय सीमा के पास देखे गए। पाकिस्तान से लगी राजस्थान की सीमा पर कल से भारत और अमेरिका की सेना का संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास शुरू होगा। संयुक्त युद्धाभ्यास के लिए अमेरिकी सेना की टुकड़ी राजस्थान पहुंच चुकी है। दोनों देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का ये 16वां चरण होगा। ये अभ्यास दोनों देशों के बीच बेहतर सैन्य तालमेल और समझ को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। युद्धाभ्यास 21 फरवरी तक चलेगा। अफगानिस्तान में आतंकियों की सफाई में जुटी अफगानिस्तान की सेना लगातार आतंकियों के ठिकाने को निशाना बना रही है। ताज़ा एयर स्ट्राइक में अफगानिस्तान की फोर्स ने कंधार के पंजवे में तालिबान के ठिकानों पर बम गिराए, जिसमें 18 आतंकी मारे गए। हाल ही में तालिबान और अफगानिस्तान के बीच अमेरिका ने शांति समझौता कराया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल कल 3 सीरियल धमाके से दहल गई। इस धमाके में कम से कम 2 स्थानीय नागरिक और एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। पहला और दूसरा धमाका काबुल में एक स्टोर के पास कुछ देर के अंतराल पर हुआ। इस धमाके में कई लोगों के घायल होने की खबर है। तीसरा धमाका उत्तरी काबुल में सुरक्षा बलों की गाड़ी को निशाना बनाकर किया गया।
वियतनाम के भारत के करीब आने से चीन काफी चिढ़ा हुआ है। चीन अब वियतनाम को अपनी ताकत से डराने की कोशिश कर रहा है। चीन ने वियतनाम के बॉर्डर के पास अपना मिसाइल बेस बनाया है। यहाँ उसने हवा में मार करने वाली मिसाइल को तैनात किया है। दिसंबर में वियतनाम के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी के साथ शिखर सम्मेलन में भाग लिया था, जिसके बाद से ही चीन वियतनाम से चिढ़ा हुआ है। चीन अपनी महत्वाकांक्षी योजना बॉर्डर चाइनीज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI को लेकर नई रणनीति बना रहा है। चीन अब भारतीय सीमा का इस्तेमाल किए बिना पाकिस्तान तक अपने फाइबर ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए नए डिजिटल सिल्क रोड का प्लान बना रहा है। इस योजना से इंटरनेट डेटा को स्थानांतरित करने में कम समय लगेगा। नेपाल में चीन लगातार अपनी पैठ बनाने की साजिश रच रहा है। चीन ने नेपाल में अपनी दखल को मजबूत करने के लिए वैक्सीन का सहारा लिया है। भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी से डरे चीन ने अब नेपाल को भी वैक्सीन की 5 लाख डोज फ्री में दी है। चीन की ये चिंता है कि कहीं नेपाल के लोग भारत की 10 लाख कोरोना वैक्सीन की मदद से उनके पक्ष में न हो जाएं। अमेरिका ने ईरान को क्यों दी राहत? न्यूक्लियर डील को लेकर ईरान ने अमेरिका से कहा कि वक्त निकलता जा रहा है, जल्दी करो डील सील। चीन ने अमेरिका से क्यों कहा कि वो अपनी पिछली गलतियों को सुधारे? अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेकर यूएन की नई चेतावनी क्या है? अमेरिका और रूस के बीच एक बार फिर क्यों बढ़ सकता है तनाव? हम आपको दिखाते हैं दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरें टॉप 9 वर्ल्ड ग्राउंड बैटल में। अमेरिका बिना दबाव के ईरान को प्रतिबंधों में थोड़ी राहत देने के लिए तैयार है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने ये फैसला कोरोना महामारी की वजह से लिया है, ताकि वो दवाई और जरूरी उपकरण खरीद सके। ईरान उससे तेल खरीदने वाले दक्षिण कोरिया के पास फंसे अपने पैसे को रिलीज करने की मांग करता रहा है। अमेरिका के इस फैसले के बाद ईरान को ये फंड मिल सकता है। ईरानी विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जरीफ ने अमेरिका से न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत पर जल्द फैसला लेने की गुजारिश की है। ईरानी विदेश मंत्री ने अमेरिका से गुजारिश के साथ इशारों में चेतावनी भी दी है। ईरान की सरकार ने संसद में प्रस्ताव पास कर कहा कि अगर 21 फरवरी तक अमेरिका ईरान से प्रतिबंध नहीं हटाता तो अपना रवैया और सख्त करेगा। अमेरिका में जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद चीन और अमेरिका के बीच पहली बार बड़े स्तर पर संवाद हुआ। शनिवार को अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता और डिप्लोमेट यांग जीजी के साथ बातचीत में चीन ने अमेरिका से उसको अपनी गलतियों को सुधारने की अपील की। चीन का इशारा ट्रंप सरकार के दौरान चीन के खिलाफ लिए गए फैसलों की तरफ है। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर बड़ी चेतावनी जारी की है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि आने वाले समय में अफगानिस्तान में सक्रिय छोटे छोटे आतंकी संगठन तबाही मचा सकते हैं। ये आतंकी संगठन तहरीके तालिबान के नेतृत्व में एकजुट हो रहे हैं। इससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आतंकी खतरे के बढ़ने की आशंका है। चीन की दादागिरी का जापान ने कड़ा विरोध जताया है। जापान ने एक बार फिर ईस्ट चाइना सी के करीब चीन के 2 जहाज के सेनकाकू आइलैंड में घुसने पर कहा कि हम ऐसे दुस्साहस को कड़ा जवाब देंगे। चीन कई बार जापान की समुद्री सीमा पर कब्जा करने के लिए घुसपैठ कर चुका है। सेनकाकू आइलैंड में शनिवार को चीन ने जापानी को उकसाने के लिए फायरिंग भी की है। रूस और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ सकता है। रूस ने अपने किलर मिसाइल X-32 मिसाइल एयरक्राफ्ट कैरियर का टेस्ट किया है। रूस ने इस मिसाइल को Tu-22 M3 न्यूक्लियर बॉम्बर के जरिए टेस्ट किया। इस बॉम्बर से रूस सीधे एक उड़ान में अमेरिका पर मिसाइल दाग सकता है। इस मिसाइल से 600 से 1000 किलोमीटर दूर समुद्र में किसी भी युद्धपोत को निशाना बनाया जा सकता है। ग्रीस में हुए स्काईरोस 2021 में फ्रांस के 4 राफेल फाइटर विमानों ने हिस्सा लिया। फ्रांस और ग्रीस के बीच हुए समझौते के बाद दोनों देशों की सेना ने स्काईरोस सैन्य अभ्यास में साथ साथ हिस्सा लिया। अभी हाल ही में ग्रीस ने फ्रांस से 18 राफेल विमानों के लिए समझौता किया है। तुर्की के खतरे से निपटने के लिए ग्रीस ने ये समझौता किया है। अगले 2 साल में 18 राफेल ग्रीस को मिलेंगे। अमेरिका तुर्की को 5th जनरेशन F-35 फाइटर जेट नहीं देने के अपने रुख पर कायम है। बाइडेन प्रशासन ने तुर्की को साफ साफ कह दिया है कि जब तक वो रूस के साथ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम डील को खत्म नहीं करता, तब तक वो तुर्की से F-35 फाइटर जेट की डील नहीं करेगा। रूस के साथ S-400 डील को लेकर अमेरिका ने तुर्की पर कई प्रतिबंध भी लगाए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान से कल फोन पर बात की। ब्लिंकेन ने सऊदी अरब को अमेरिका का अहम साझेदार बताया। ब्लिंकेन ने इस बातचीत में यमन में पिछले 6 साल से चल रहे युद्ध को खत्म करने पर भी चर्चा की। 2 दिन पहले ही अमेरिका ने यमन युद्ध को लेकर सऊदी अरब को मिलने वाली मदद पर रोक भी लगाई है। जो बाइडेन को डोनाल्ड ट्रंप को लेकर किस बात का सता रहा है डर? चिली में क्यों मचा हंगामा? पेरिस में सड़कों पर आखिर क्यों उतरे सैकड़ों प्रदर्शनकारी? म्यांमार में सेना के खिलाफ क्यों उतरे हजारों लोग? तो इजराइल में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से लोग नाराज क्यों हैं? इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति की सादगी की दुनिया कैसे मुरीद हुई? हम आपको दिखाते हैं दुनिया की सारी बड़ी खबरें टॉप 9 दुनिया।
अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से शेयर किए गए खुफिया इनपुट के सार्वजनिक होने का डर सता रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन का कहना है कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को अब कोई गोपनीय खुफिया जानकारी नहीं दी जाएगी, क्योंकि उन्हें शक है कि ट्रंप अपने बड़बोलेपन की वजह से उनको सार्वजनिक न कर दें। चिली में पुलिस फायरिंग में मारे गए युवक के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने जमकर हिंसा और आगजनी की। दक्षिणी चिली के पोंगीपुली में हिंसा पर उतारू भीड़ ने करीब 10 इमारतों में आग लगा दी। शुक्रवार को सैंटियागो में पुलिस की फायरिंग में 27 साल के युवक की मौत हो गई थी। म्यांमार में तख्तापलट के बाद सेना ने विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए पूरे देश में इंटरनेट को बंद करने का आदेश दिया है। म्यांमार में हजारों लोग सड़कों पर उतरकर सैन्य तख्तापलट का विरोध कर रहे हैं। दुनिया के कई देश भी म्यांमार में तख्तापलट के विरोध में हैं। अमेरिका म्यांमार की सेना को अंजाम भुगतने की धमकी भी दे चुका है। ट्यूनीशिया में हजारों लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे। ट्यूनीशिया के हिचेम ममीची के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। लोग हिचेम सरकार के नेतृत्व में देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को लेकर नाराज हैं। प्रदर्शनकारियों ने पिछले महीने हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार लोगों की रिहाई की मांग की। फ्रांस की राजधानी पेरिस में सैकड़ों बाइकर्स सरकार की पार्किंग पॉलिसी का विरोध करने सड़कों पर उतरे। फ्रेंच फेडरेशन ऑफ एंग्री बाइकर्स फ्री पार्किंग को खत्म कर पेड पार्किंग की योजना लागू करने से नाराज हैं। बाइकर्स का कहना है कि पार्किंग के लिए वो कार की तुलना में कम जगह लेते हैं। सरकार को 2 पहिया चलाने वालों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इजराइल के तमारा के अरब विलेज में खराब कानून व्यवस्था को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अरब सेक्टर में पिछले हफ्ते अपराधियों और पुलिस के बीच गोलीबारी में 22 साल के नर्सिंग छात्र की मौत हो गई थी। लोग छात्र की मौत के लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बोलते बहुत हैं, लेकिन करते कम हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की सादगी और विनम्रता की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। मैक्रों का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें वो स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री को छाता लगाते दिखाई दे रहे हैं। जब उनके सहयोगियों ने छाता देने की पेशकश की तो मैक्रों ने उसे ठुकरा दिया। बुधवार को स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री इगोर मोटाविक फ्रांस की यात्रा पर पहुंचे थे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विरोधी अलेक्सी नवल्नी का इलाज करने वाले डॉक्टर सर्गे मॉक्सिमिसिन की हार्ट अटैक से संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। नवल्नी को जहर देने के बाद सबसे पहले उनका इलाज डॉक्टर सर्गे ने ही किया था। अभी तक डॉक्टर सर्गे की मौत की वजह साफ नहीं है, लेकिन डॉक्टर की संदिग्ध मौत को लेकर एक बार फिर पुतिन सरकार घिर सकती है। जर्मनी के स्टुटगार्ट में अचानक मौसम के बदले मिजाज ने लोगों को हैरान कर दिया। स्टुटगार्ट में धूल भरी आंधी से पूरा शहर धूल के गुबार से ढक गया। मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में जर्मनी में मौसम के अजीब रंग देखने को मिल सकते हैं। उत्तरी जर्मनी में भारी बर्फबारी भी हो सकती है। उत्तर और दक्षिण जर्मनी के तापमान में 20 डिग्री का फर्क हो सकता है।